पुलिस गश्त के दौरान अचानक एक सीवर के ढक्कन से बाहर निकले इंसानी बालों का गुच्छा देखती है। हाल ही में लगातार कई महिलाओं के लापता होने के मामले सामने आए थे, इसलिए उसे तुरंत शक हो जाता है कि मामला कुछ गंभीर है। वह सीवर का ढक्कन खोलकर अंदर जांच करने उतर जाता है। अंधेरी सुरंग में सड़ी हुई बदबू और गंदा पानी चारों तरफ फैला हुआ था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे खून से सनी दीवारें और एक छोड़ा हुआ जूता दिखाई देता है। लेकिन मदद बुलाने से पहले ही अंधेरे में छिपा एक अज्ञात शख्स उस पर हमला कर देता है। पुलिस वाला जाल में फंस जाता है। उसका शरीर रस्सियों से जकड़ दिया जाता है। तभी गश्ती वर्दी पहने हत्यारा अंधेरे से बाहर आता है। उसके सिर पर प्लास्टिक का बैग चढ़ा देता है और उसे इतना तड़पाता है कि खून की कमी से उसकी मौत हो जाती है। हत्या करने का तरीका बेहद पेशेवर था। साफ था कि यह उसका पहला अपराध नहीं था। तो दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक और क्लासिक हॉरर फिल्म लेकर आ गया हूँ। कहानी की नायिका योन सू अपनी छोटी बहन सू क्योंग के साथ रहती है। सू क्योंग बचपन की एक दुर्घटना के बाद बोल नहीं पाती। खुद को उस हादसे का जिम्मेदार मानने वाली योन सू अपनी बहन की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। वह हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। इसी दौरान शहर में कई महिलाओं के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। इसलिए योन सू हर दिन सू क्योंग को अकेले बाहर न निकलने की सख्त हिदायत देती है। लेकिन बहन की चिंता करने वाली सू क्योंग अक्सर योन सू के काम से लौटने के समय चुपके से गली के मोड़ पर उसका इंतजार करने चली आती है। दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अंधेरे में कोई उन पर लगातार नजर रखे हुए है। उसी रात एक सुनसान गली में एक प्रेमी जोड़ा झगड़ रहा होता है। लड़का लड़की को बेरहमी से मार रहा होता है। उनकी चीखें पूरी गली में गूंज रही थीं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। तभी अचानक एक टॉर्च की रोशनी लड़के के चेहरे पर पड़ती है। सामने पुलिस की वर्दी पहने हत्यारा खड़ा था। लड़का डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है। लड़की जैसे ही उठने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उसकी हाई हील सीवर के ढक्कन में फंस गई है। वह पूरी ताकत से उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जूता बिल्कुल नहीं निकलता। उधर लड़का दूर खड़ा यह सब देखता रहता है। आखिरकार लड़की को बेहोश कर सीवर के अंदर घसीट लिया जाता है। इधर घर पर बहन का इंतजार कर रही सू क्योंग अकेले ही गली के मोड़ पर पहुंच जाती है। वह अपनी बहन को मैसेज भेजती है और स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी होकर इंतजार करने लगती है। तभी अचानक एक आदमी कार लेकर वहां पहुंचता है। वह सू क्योंग को अपनी लापता बेटी समझ बैठता है और तुरंत उसकी तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। उस आदमी का नाम जोंग हो है। अपनी बेटी की देखभाल के लिए उसने पुलिस की नौकरी तक छोड़ दी थी। उसी दिन उसकी बेटी स्कूल से घर लौटते समय फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी। वह गली से गुजर रही थी। जैसे ही उसने फोन काटा और पीछे मुड़ी, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वह परछाई अचानक गायब हो गई। उसी समय आसपास की स्ट्रीट लाइटें एक एक करके टिमटिमाने लगती हैं और धीरे धीरे बुझ जाती हैं। लड़की को खतरे का एहसास हो जाता है। वह तुरंत मुड़कर पूरी ताकत से भागने लगती है, लेकिन किस्मत से बच नहीं पाती और इसी तरह वह भी हमेशा के लिए लापता हो जाती है। जोंग हो पागलों की तरह अपनी बेटी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस स्टेशन का रवैया भी बेहद लापरवाह था। उनका कहना था कि यह अकेला गुमशुदगी का मामला नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा संसाधन खर्च करने की जरूरत नहीं। तभी पुलिस स्टेशन में उसके पुराने साथी, जो पहले उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे थे, आखिरकार उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और कुछ सुराग देते हैं। जोंग हो आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा कर एक एक करके जांच करता है। एक अनुभवी जासूस होने के कारण वह जल्दी ही उस जगह का पता लगा लेता है जहां उसकी बेटी आखिरी बार दिखाई दी थी। वह सीधे उसी जगह पहुंचता है। यहीं पर वह सू क्योंग को अपनी बेटी समझ बैठता है। वह इतना भावुक हो जाता है कि उसकी गाड़ी सू क्योंग को लगभग टक्कर मार देती है। जोंग हो वहीं बेहोश हो जाता है, जबकि सू क्योंग डर कर एक संकरी गली की तरफ भाग जाती है। लेकिन बदकिस्मती से उसी समय वह हत्यारे को एक महिला की लाश ठिकाने लगाते हुए देख लेती है। खतरे को भांपते ही सू क्योंग तुरंत भागने लगती है। उसी दौरान योन सू वीडियो कॉल करती है। स्क्रीन पर अपनी बहन की घबराई हुई हालत देखकर योन सू बुरी तरह घबरा जाती है। वह दौड़ते हुए लगातार मोबाइल स्क्रीन पर सू क्योंग की भेजी हुई आखिरी लोकेशन को देखती रहती है, लेकिन जब वह आखिरकार वहां पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आंखों के सामने सू क्योंग का अपहरण कर लिया जाता है।
अब योनसू और जोंग हो, जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, अपने अपने सुराग और लोकेशन के सहारे धीरे धीरे उसी भूमिगत सीवर में पहुंच जाते हैं। अंधेरे में तलाश करते हुए योनसू को एहसास होता है कि यह जगह किसी अंडरग्राउंड महल जैसी है। चारों तरफ घर का सामान रखा हुआ है और दीवार पर हत्यारे के पूरे परिवार की तस्वीरें टंगी हुई हैं। वह मोबाइल की लोकेशन के सहारे आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि हत्यारे को पहले ही उसके आने की खबर मिल चुकी है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। योनसू मजबूरी में अंधेरे की ओर बढ़ने लगती है। तभी अचानक चारों तरफ सीटी बजने की आवाज और किसी चीज को घसीटे जाने की आवाज गूंजने लगती है। जैसे जैसे आवाज करीब आती जाती है, योनसू अपनी सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत पास की एक पाइपलाइन में छिप जाती है। दरार से झांक कर वह देखती है कि हत्यारा उसी घायल महिला को घसीटते हुए आगे ले जा रहा है। महिला का पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। बची हुई आखिरी ताकत से वह अपनी आंखों के जरिए योनसू से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन खुशकिस्मती से हत्यारे की नजर योनसू पर नहीं पड़ती। वह फिर से महिला का हाथ पकड़कर उसे अंधेरे की गहराइयों में घसीट ले जाता है। यह सब देखकर योनसू पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर यही हाल है तो उसकी बहन के बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर जोंग हो भी सीवर के अंदर रास्ता तलाशते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक लाइटर था, जिसकी हल्की सी रोशनी के सहारे वह आगे बढ़ता जाता है। जोंग हो को नीचे जाने वाली एक लोहे की सीढ़ी मिल जाती है। जैसे जैसे वह नीचे उतरता है, सड़ांत की बदबू और तेज होती जाती है। नीचे का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से कई सड़ गलकर फूल चुकी थीं। वह तुरंत अपने साथी को फोन करके यहाँ की पूरी जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन सीवर के अंदर सिग्नल बहुत कमजोर होने की वजह से बात बार बार कट जाती है। उसका साथी सिर्फ इतना समझ पाता है कि सुराग गली के सीवर के ढक्कन से जुड़ा है। कॉल कटने के बाद साथी की नजर जोंग हो की कार की सीट पर पड़े गुमशुदा लोगों के पोस्टरों पर जाती है। फिर ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखकर वह दोबारा इलाके में लौटता है और गली के सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि एक पुलिस अधिकारी सीवर के अंदर जाता हुआ नजर आता है। कोरिया में आमतौर पर पुलिस बिना वजह ऐसे किसी खतरे में नहीं उतरती, इसलिए उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। वह सच्चाई का पता लगाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ योनसू अपनी बहन को ढूंढते हुए और अंदर बढ़ती जाती है। तभी अचानक उसे सामने से पैरों की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत अपनी टॉर्च बंद करके पीछे की तरफ भागती है, लेकिन गलती से एक बंद रास्ते में फंस जाती है। नीचे सिर्फ बदबूदार गंदा पानी था, जिसमें छिपने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे जैसे कदमों की आवाज करीब आती है, योनसू अपनी सांस रोककर पूरे शरीर को उस गंदे पानी में डुबो देती है। खुशकिस्मती से हत्यारे की नजर उस पर नहीं पड़ती। योनसू पहले ही मौका देखकर ऊपर वाली पाइपलाइन में छिप चुकी थी। हत्यारे के वहां से जाते ही वह पाइपों के बीच की संकरी जगह से रेंगते हुए आगे बढ़ती है। उधर सू क्योंग को होश आता है। वह खुद को एक जर्जर कमरे में कैद पाती है। कमरे के एक कोने में लोहे की जंजीरों से बंधा एक छोटा लड़का भी था। सू क्योंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी नजर सू क्योंग के हाथ में रखी टॉफी पर थी। छीना झपट्टी के दौरान टॉफी नीचे गिरकर टूट जाती है। वह उत्सुकता से टूटी हुई टॉफी उठाता है, लेकिन उसका हाथ उसके नुकीले हिस्से से कट जाता है। सू क्योंग समझ जाती है कि लड़के का इरादा बुरा नहीं है। वह अपनी टॉफी उसे दे देती है। शायद पहली बार उस लड़के को किसी इंसान की सच्ची दया और अपनापन महसूस होता है। तभी अचानक हत्यारा कमरे में आ जाता है। वह सू क्योंग का गला इतनी जोर से दबाता है कि वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ जोंग हो का साथी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके बताता है कि उन्हें एक बड़ा सुराग मिला है, लेकिन अधिकारी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि वह छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, इसलिए वे किसी भी तरह की अतिरिक्त पुलिस सहायता भेजने से साफ इनकार कर देते हैं। मजबूर होकर वह अपने कुछ साथियों को लेकर खुद ही जांच के लिए निकल पड़ता है। उधर सू क्योंग को फिर से होश आता है। वह हत्यारे के गहरी नींद में होने का फायदा उठाकर चुपचाप अपनी रस्सियां काटती है और उस नरक से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते समय उसका पैर एक खाली टिन के डिब्बे से टकरा जाता है। डिब्बा लुढ़कता हुआ सीधे हत्यारे के पैरों तक पहुंच जाता है, लेकिन हत्यारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। सू क्योंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी अगले ही पल हत्यारे की नजर उस पर पड़ जाती है।
लेकिन वह उसे रोकता नहीं। वह बस सू क्योंग को घबराकर भागते हुए देखता रहता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि यह पूरा भूमिगत सीवर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ से भागने का मौका मिलने पर भी कोई बाहर नहीं निकल सकता। सू क्योंग अंधेरे में पूरी ताकत से दौड़ती रहती है। उधर हत्यारा वापस अपने कमरे में लौटता है। वहाँ कई टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, जिनसे वह पूरे सीवर के हर कोने पर नजर रखता था। इतना ही नहीं, वह बिजली की सप्लाई भी नियंत्रित कर सकता था और एक बटन दबाते ही पूरे सीवर को अंधेरे में डुबो देता था। इसके बाद वह अपना डरावना मुखौटा पहनता है, जंजीरों में बंधे उस लड़के की बेड़ियां खोल देता है और उसे अपने साथ शिकार पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। मुखौटा पहनते ही हत्यारा अंधेरे में भी सब कुछ साफ देख सकता था। वहीं लड़के के पैरों में बंधी जंजीरें चलते समय घिसटने की आवाज करती थीं। सू क्योंग अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक मोड़ पर उसकी टक्कर झोंग हो से हो जाती है। वह उसे भी हत्यारा समझकर डर के मारे तुरंत भागने लगती है। झोंग हो भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी अचानक योन सू वहां पहुंच जाती है और सू क्योंग का हाथ पकड़कर उसे पास वाली सुरंग में खींच लेती है। आखिरकार दोनों की मुलाकात हो जाती है। वे एक दूसरे को गले लगाती हैं, लेकिन डर के कारण आवाज तक नहीं निकालती। तभी सू क्योंग अपना हाथ दीवार पर रखती है और महसूस करती है कि वे ठीक मेट्रो लाइन के नीचे मौजूद हैं। ऊपर से गुजरती ट्रेन की तेज गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। दोनों बहनें उसी आवाज की दिशा में बढ़ने लगती हैं। वे एक पाइप के पास पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाती हैं ताकि किसी का ध्यान उनकी ओर जाए, लेकिन उनकी आवाज ऊपर से गुजरती ट्रेन के शोर में पूरी तरह दब जाती है। इससे भी ज्यादा निराशा की बात यह थी कि ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी और अब वहाँ कोई भी नहीं आने वाला था। योन सू पूरी ताकत से लोहे की जाली को लात मारती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ जोंग हो का साथी अपने साथियों के साथ उसी सीवर के पास पहुंच जाता है। तभी उन्हें नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है। नीचे झांक कर देखने पर पता चलता है कि वह वही घायल महिला है। वह अपनी जबरदस्त हिम्मत के दम पर लाशों के ढेर से निकलकर किसी तरह बाहर तक पहुंच गई थी। दोनों पुलिस वाले उसे सहारा देकर कार तक ले जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि नीचे सीवर के अंदर कोई बेहद खौफनाक घटना चल रही है। इसके बाद जोंग हो का साथी खुद नीचे जाकर सच्चाई जानने का फैसला करता है। वह एक पुलिस वाले को ऊपर ही छोड़ देता है ताकि वह मदद के लिए फोन कर सके, लेकिन जैसे ही घायल महिला उसे नीचे उतरते हुए देखती है, वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि नीचे का सीवर किसी नरक से कम नहीं है, जहां जाने वाला शायद ही कभी वापस लौटता है। तभी अचानक अंधेरे से दो हाथ निकलते हैं और उस पुलिस वाले को सीधा सीवर के अंदर खींच लेते हैं। महिला रियर व्यू मिरर में देखती है कि पुलिस वाला अचानक गायब हो चुका है। उसे तुरंत खतरे का एहसास हो जाता है। वह जल्दी से कार के दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर देती है और डरते हुए लगातार पीछे सीवर के मुंह को देखती रहती है, लेकिन हत्यारा उसे भी बेरहमी से मार डालता है और उसकी लाश को फिर से बाकी शवों के ढेर में फेंक देता है। इसी दौरान दोनों बहनें दूर दिखाई दे रही हल्की सी रोशनी का पीछा करते हुए एक निकास तक पहुंच जाती हैं। योन सू बाहर झांक कर देखती है तो पता चलता है कि बाहर एक सुनसान और बंद पड़ा पार्किंग एरिया है। दोनों को लगा कि अब वे आजाद हो गए हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हत्यारे ने सू क्योंग को फिर से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए वापस सुरंग के अंदर ले गया। योन सू जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। वह सिर्फ बेबस होकर अपनी बहन को अंधेरे में गायब होते हुए देखती रह गई। कोई दूसरा रास्ता न देखकर योनसू हिम्मत जुटाती है। उसे एक लोहे का डंडा मिलता है और वह दोबारा उसी सुरंग में लौट जाती है। वह दोनों हाथों से डंडे को कसकर पकड़ती है और अंधेरे में हत्यारे को ढूंढने लगती है, लेकिन मुखौटा पहने हत्यारा किसी भूत की तरह अंधेरे में इधर उधर घूम रहा था। जब दोनों बहनों को फिर से होश आता है तो वे खुद को लोहे के एक पिंजरे में बंद पाती हैं। इसी बीच हत्यारा पेट्रोल तैयार करने में लगा होता है। मौका देखकर योन सू एक अलमारी खोलती है और वहां से भागने का कोई सामान ढूंढने लगती है। तभी उसे एक लाइटर मिल जाता है, लेकिन अलमारी से हुई आवाज हत्यारे का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दोनों बहनें बुरी तरह डर जाती हैं और अलमारी के अंदर गहराई में छिप जाती हैं। वे अपनी सांस तक रोक लेती हैं। हत्यारे के कदमों की आवाज लगातार करीब आती जाती है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, दोनों बहनें उसे जोर से धक्का देकर बाहर की ओर भाग पड़ती हैं।
लेकिन योन सू का पैर हत्यारे के हाथ में आ जाता है। वह उसका टखना पकड़ लेता है। मजबूरी में सू क्योंग अकेले आगे भागती है। हत्यारा तुरंत उस लड़के को उसके पीछे भेज देता है, जबकि खुद योन सू से निपटने लगता है। तभी सही समय पर योन सू को पास में पड़ा एक इलेक्ट्रिक शॉकर मिल जाता है। वह बिना देर किए हत्यारे को जोरदार झटका देती है और उसे बेहोश कर देती है। उधर सू क्योंग भागते भागते एक बंद गली में पहुंच जाती है। तभी जंजीरों के घिसटने की आवाज लगातार उसकी ओर बढ़ने लगती है। लड़का उसे पकड़ने ही वाला होता है कि सू क्योंग अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे एक टॉफी दे देती है। शायद पहली बार किसी ने उसके साथ इंसानियत का व्यवहार किया था, या शायद उसने पहली बार किसी का स्नेह महसूस किया था। लड़का वहीं ठिठक जाता है और धीरे से टॉफी अपने हाथ में ले लेता है। उसी पल सू क्योंग की जान बच जाती है। लड़का दिखावे के लिए सू क्योंग को वापस उसी कमरे में ले जाता है और उसे लोहे के दरवाजे की चाबी उठा लेने देता है। वहीं सू क्योंग की नजर सामने लगी कई स्क्रीन पर पड़ती है। उनमें से एक स्क्रीन पर उसकी बहन योन सू अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन योन सू को यह पता नहीं था कि उसके ठीक सामने लोहे की तारों की बाड़ लगी हुई है। अपनी बहन को बचाने के लिए सू क्योंग चारों तरफ नजर दौड़ाती है। जैसे ही हत्यारा योन सू तक पहुंचने वाला होता है, वह तुरंत बिजली का स्विच ऑन कर देती है। अचानक फैली तेज रोशनी मुखौटा पहने हत्यारे की आंखों में चुभ जाती है और वह दर्द से तड़प उठता है। इसी मौके का फायदा उठाकर योन सू वहां से भाग निकलती है। उधर योन सू की आवाज आखिरकार जोंग हो तक पहुंच जाती है। आवाज का पीछा करते हुए वह उसी कमरे तक पहुंचता है। वहां चारों तरफ गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। ये सभी उन लोगों के थे जो सालों से हत्यारे का शिकार बन चुके थे। तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है, जिसे प्लास्टिक की पारदर्शी शीट में लपेटकर हवा में लटका दिया गया था। जोंग हो एक नजर में पहचान जाता है कि वह उसकी अपनी बेटी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेटी की सांसें कब की थम चुकी थी। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा और पूरी तरह अकड़ चुका था। यह दृश्य देखकर जोंग हो टूट जाता है। वह अपनी बेटी की लाश को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे सीवर में गूंज उठती हैं, लेकिन अगले ही पल वह कसम खाता है कि अब वह हत्यारे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। कमरे में लगे मॉनिटर की मदद से वह हत्यारे की लोकेशन का पता लगा लेता है। आंखों में गुस्सा लिए वह पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जोंग हो आखिरकार दोनों बहनों से फिर मिल जाता है, लेकिन उनके साथ वहां हत्यारा भी पहुंच चुका था। वह पूरी तरह गुस्से में था। लोहे की रॉड लेकर वह योन सू पर टूट पड़ता है। एक महिला होने की वजह से योन सू ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाती और बुरी तरह पिट जाती है। तभी सू क्योंग हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और हत्यारे का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तभी ठीक आखिरी पल में जोंग हो अंधेरे से निकलकर हत्यारे पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कई बार पलटवार के बाद भी जोंग हो सिर्फ एक गोली हत्यारे के पेट में मार पाता है, लेकिन इससे हत्यारा और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। वह लगातार लोहे की रॉड घुमाकर हमला करता है और जोंग हो के हाथ से बंदूक भी गिर जाती है। इसके बावजूद जोंग हो किसी तरह हत्यारे को दबोच लेता है। तभी हत्यारा उसकी बेटी का नाम लेकर उसे भड़काता है। बेटी का नाम सुनते ही जोंग हो का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर हत्यारा लोहे की रॉड उठाता है और पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर देता है। इसके बाद वह दोनों बहनों को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही जोंग हो को होश आ जाता है। वह अपनी बंदूक उठाकर पास की गैस पाइपलाइन पर गोली चला देता है। अगले ही पल पूरे भूमिगत सीवर में भयंकर आग फैल जाती है। खुशकिस्मती से हत्यारा उस समय दोनों बहनों को लेकर दूसरी सुरंग में चला गया था, इसीलिए वे इस धमाके से बच जाते हैं। ऊपर जमीन पर भी सीवर का ढक्कन जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है और आग की लपटें बाहर निकल आती हैं। दूसरी तरफ हत्यारा बुरी तरह झुलसी हुई हालत में अपने ठिकाने पर लौटता है और दर्द कम करने के लिए दवा निकालकर खुद का इलाज करने लगता है। इसी दौरान दोनों बहनें चाबी की मदद से लोहे का दरवाजा खोल देती हैं। उन्हें बस सीढ़ी चढ़कर बाहर निकलना था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हत्यारा काफी देर से ऊपर उनका इंतजार कर रहा है। वह अचानक हमला करके योन सू को बेहोश कर देता है। पास रखा पेट्रोल बहकर पूरी सुरंग में फैल जाता है। सू क्योंग दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वह फिर से बंद हो चुका था। तभी हत्यारा उसके पीछे आ खड़ा होता है। योन सू बेहोश पड़ी थी। सू क्योंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी
लोहे के दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा वही लड़का उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। हत्यारा गुस्से से लोहे की रॉड उठाकर सू क्योंग पर हमला करने ही वाला होता है कि लड़का अपना हाथ आगे करके वार रोक लेता है। इसी मौके पर योनसू को होश आ जाता है। वह पहले मिला हुआ लाइटर निकालती है और पूरे फर्श पर फैले पेट्रोल में आग लगा देती है। अगले ही पल चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। आग की भयानक लपटों में हत्यारा और योनसू दोनों घिर जाते हैं। तभी जोंग हो वहां पहुंचता है और किसी तरह सू क्योंग को लोहे के दरवाजे से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। कुछ समय बाद आखिरकार पुलिस वहां पहुंचती है और जोंग हो व सू क्योंग को अस्पताल ले जाया जाता है। इस भयानक संघर्ष में जोंग हो बुरी तरह घायल जरूर हुआ था, लेकिन उसकी जान बच जाती है। वहीं योनसू की कुर्बानी से हर कोई गहरे सदमे में डूब जाता है। बाद में पुलिस पूरे भूमिगत इलाके की जांच करती है। वहां हत्यारे की जली हुई लाश एक कुर्सी पर बैठी मिलती है। उसके आसपास उसके परिवार के 4 सदस्यों के शव भी मौजूद थे, जिनकी मौत काफी पहले हो चुकी थी। वहीं रखी एक पारिवारिक तस्वीर से पुलिस को आखिरकार यह पता चलता है कि हत्यारा लोगों की हत्या क्यों करता था। दरअसल उसका बचपन बेहद दर्दनाक और दुखों से भरा हुआ था। उसने मानसिक अस्थिरता के चलते अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी। इसके बाद सिर्फ वही अकेला बचा जो सीवर के अंदर छिप कर रहने लगा। तभी से उसके मन में पूरी दुनिया के लिए गहरी नफरत भर गई। उसने अपने भीतर के टूटे हुए गुस्से और दर्द को बेगुनाह लोगों पर निकालना शुरू कर दिया। अंधेरे में बिताई गई जिंदगी ने उसके स्वभाव और उसकी आत्मा दोनों को पूरी तरह विकृत कर दिया था। इसलिए वह मासूम लोगों का अपहरण करके उन्हें अपना परिवार बनाना चाहता था, ताकि अपने भीतर के खालीपन को भर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर में पुलिस वालों को सीवर के नीचे से फिर वही सीटी की आवाज सुनाई देती है। इस बार उसके साथ लोहे की जंजीर घिसटने की आवाज भी आती है। इससे यही अंदाजा लगाया जाता है कि वह छोटा लड़का अब खुद नया हत्यारा बन चुका है और उसी सीवर में रहकर अपराधों का सिलसिला जारी रखता है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।